नमस्कार व्यूअर। शिक्षा संस्थान बिलासपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं वेद सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज से मैं आप लोग की हिंदी की क्लास प्रारंभ करने जा रहा हूं। तो हिंदी की क्लास जैसे आप सभी जानते हैं कि सभी एग्ज़ाम में इस हिंदी टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न जो है निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं और हिंदी जितना हम सरल समझते हैं उतना ही हिंदी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब उस प्रकार के क्वेश्चन हमको फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी के पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ शामिल है और किन किन चीज़ों को आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हिंदी के व्याकरण में सबसे पहले आता है भाषा का उद्भव और विकास। इसमें जो है भाषा का उद्भव किस प्रकार से हुआ है, किस समय के अनुसार जो है इसका विकास हुआ है, किन किन चीज़ों से इस भाषा को गुजरना पड़ा है, या किस प्रकार से कोई भाषा जो है पहले प्रारंभिक रूप से बोली का रूप रहता है, उसके बाद धीरे धीरे भाषा बनता है और किस प्रकार से वो भाषा का रूप धारण करता है। तो ये सब जो है हम इसमें भाषा के उद्भव और विकास में पढ़ते हैं। दूसरा जो है आपका वर्ण और वर्णमाला। इसमें जो है कौन कौन से वर्ण होते हैं हिंदी में, जैसे हम पढ़ते हैं स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, तो ये कौन कौन से किस प्रकार से इसका विभाजन किया गया है इसके बारे में पढ़ते हैं। तीसरा जो है आपका शब्द विचार। यहाँ शब्द विचार में कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर व्यापम वगैरह में या पीएससी में भी इवन जो है आपका यहाँ से प्रश्न आता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, या इतिहास के आधार पर या अर्थ के आधार पर या व्याकरणिक दृष्टि से या रूपांतरण के आधार पर अलग अलग प्रकार होते हैं शब्दों के। तो यहाँ पर इन्हीं शब्दों के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ यहीं पर हम देखते हैं रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, युगरूढ़ शब्द है, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज है, विदेशज है और बहुत सारे शब्द। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर लिमिटेशन नहीं होता किसी भी शब्द के कि यहाँ पर कौन कौन से शब्द पूछे जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये चीज़ देखा गया है कि जो एग्जाम में पूर्वत पूछा गया है उन्हीं क्वेश्चन को जो है आगामी एग्जाम में पूछे आता है, मतलब रिपीटेशन मोड में रहता है। तो जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर शब्द बनता है उन शब्दों को देखने का हम प्रयास करेंगे, याद करने का प्रयास करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोग को याद कराने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो शब्द हैं आप आज याद कर लोगे, कल परसों आप भूल जाओगे। यहाँ पर किसी कहानी के माध्यम से मैं जोड़कर उन शब्दों को आपको याद कराने का प्रयास करूंगा। चलिए आगे है वाक्य विचार। वाक्य विचार में किस प्रकार के वाक्य होते हैं, जैसे रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक और टॉपिक शामिल हो जाता है वाक्य शुद्धि। और वाक्य शुद्धि एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर व्याकरण के समस्त नियमों का एक प्रकार से प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। तो वाक्य शुद्धि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर जो एग्जामिनी रहते हैं हम लोग यहाँ पर गलती करते हैं, क्योंकि वाक्य शुद्धि में हर चीज़ों को पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है एग्जाम में और उस प्रेजेंस ऑफ माइंड में एक प्रेशर रहता है एग्जाम का, इसलिए कभी कभी स्टूडेंट यहाँ पर गलतियाँ करते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ देखने को मेरे को मिला है कि हिंदी में ऐसा कोई एग्जामिनी नहीं होगा जो किसी प्रश्न को छोड़ के आता होगा, क्योंकि हिंदी में अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल चलता है। लेकिन जब आंसर हमारा गलत हो जाता है तो एक प्रकार से बोला जाए तो भ्रमित हो जाते हैं हम और हमारा नंबर कट जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें इस हिंदी पोर्शन को कंप्लीट करना है। आगे आता है पद। जब कोई शब्द जो है किसी वाक्य का हिस्सा बन जाता है तब उसको हिंदी व्याकरण में हम पद के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते हैं हम संज्ञा, नाउन कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा है आपका सर्वनाम जिसे प्रोनाउन कहते हैं, पढ़े होंगे बचपन में। तीसरा है क्रिया जिसे वर्ब कहते हैं। चौथा है विशेषण जिसे एडजेक्टिव कहते हैं। और पांचवा है अव्यय जिसे आपका एडवर्ब कहते हैं। तो ये 5 टॉपिक है। यहाँ पर भी व्यापम अलग अलग तरीके से या पीएससी है या जो भी परीक्षा है आयोग है जो अलग अलग प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछता है। अगला है आपका जैसे यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और एक है आपका वचन, एक वचन, बहुवचन, इसी प्रकार से कारक, और इसी प्रकार से एक और चीज़ है आपका काल। तो यहाँ पर वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। तो यहाँ पर हिंदी में देखा गया है कि हिंदी में कालों का वर्गीकरण जो है, जैसे वर्तमान काल का वर्गीकरण अलग तरीके से किया गया है। जो हम इंग्लिश से पढ़ते हैं वो एक प्रकार से सरल रहता है और हिंदी में जो पढ़ते हैं काल वो थोड़ा सा कठिन रहता है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और एक है इसके बाद अगला टॉपिक है आपका संधि और समास। तो संधि और समास ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पर यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो संधि समास के अलग अलग तरीके होते हैं प्रश्न पूछने की। जैसे पूछ सकता है कि आपका संधि के कितने प्रकार होते हैं, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। कोई शब्द दे देगा उसका संधि विच्छेद बोल सकता है, या कोई शब्द देकर यह पूछ सकता है कि इसमें निहित संधि के भेद को बताइए। क्लियर। तो यहाँ पर संधि में इन्हीं चीज़ों को पूछा जाता है। दूसरा है आपका समास। समास में
अलग अलग प्रकार के हम समास पढ़ते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से कहा जाता है 6 अलग अलग प्रकार के समास पढ़ते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो जहाँ से खासकर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न होती है इसमें, जैसे अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है, एक आपका तत्पुरुष समास है, क्लियर। तो इन समासों में थोड़ा सा एग्जामिनी को या स्टूडेंट को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो उसको भी अपन दूर करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद ये अगला जो टॉपिक है आपका रस छंद अलंकार, किसी किसी एग्जाम में आता है, किसी किसी में नहीं आता, तो इनको भी एक अलग तरीके से पढ़ने का समझने का प्रयास करेंगे, उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इसमें कौन कौन से अंग होते हैं, अवयव होते हैं, कौन कौन से इसके प्रकार हैं, इसको भी देखने का प्रयास करेंगे। और लास्ट ये जो टॉपिक है मिसलेनियस टॉपिक, ये भी एग्जाम में हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखने को मिला है कि पर्यायवाची जो शब्द हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आजकल का आयोग का ट्रेंड ये हो चुका है कि इनमें से कौन सा इस शब्द का पर्यायवाची नहीं है, जो नहीं है वाले जो प्रश्न हैं बार बार पूछे जाते हैं। तो उन चीज़ों को देखकर, प्रश्न को देखकर जो है आप समझकर अगर बनाएंगे तो भी सही बनेगा, नहीं तो हमेशा ये क्वेश्चन जो है नंबर यहाँ से मिलता नहीं, नंबर काट के ले आता है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना है। तो पर्यायवाची में भी बहुत सारे शब्द मिलते हैं, तो उन सब शब्दों को नहीं पढ़ने की आवश्यकता है जो महत्वपूर्ण एग्जाम में जो बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कमल का पर्यायवाची हमने देखा है कि बार बार पूछा गया है, तो उसको आपको देखना है। एक जो है आपका जैसे मोक्ष का पर्यायवाची, ये थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है, तो यहाँ से भी आ सकता है। इसके अलावा शंकर कामदेव का पर्यायवाची, शंकर का पर्यायवाची, चांद का पर्यायवाची, सूरज का पर्यायवाची, बहुत सारे शब्द हैं पर्यायवाची में, यहाँ से प्रश्न आते हैं। एक विलोमार्थी शब्द है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। एक अनेकार्थी है, इनको भी समझने का प्रयास करेंगे। एक है आपका अनेक शब्दों के एक शब्द, इसको देखने का प्रयास करेंगे। एक है मुहावरा और एक है लोकोक्ति। तो यहाँ पर भी यही देखने को मिला है कि 2-3 साल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम में, तो वहीं से जो है प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को देखना है, समझने का प्रयास करना है। पर्यायवाची, विलोमार्थी, मिसलेनियस जो टॉपिक है ऐसे हैं, मैं पूरे क्लास में आपको बीच में बताते रहूँगा, एक्सप्लेन करते रहूँगा, तो धीरे धीरे एक सीक्वेंस में आपको वो याद होते जाएगा। फिलहाल 1 बाय 1 हम देखते चलते हैं कि किस प्रकार से इस हिंदी टॉपिक को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले जो हमने देखा भाषा का उद्भव और विकास। तो भाषा का उद्भव और विकास में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो विश्व में भाषा का जो वर्गीकरण है ये अलग अलग आधार पर किया गया है। जैसे महाद्वीपों के आधार पर जैसे हम देखेंगे तो एशियाई भाषा है, अमेरिकी भाषा है, ये आपका अफ्रीकी भाषा है, ठीक है, अलग अलग है। इसी प्रकार से जैसे देशों के आधार पर हम देखें तो जैसे हम बोलते हैं भारतीय भाषा, चीनी भाषा, जापानी भाषा। तो इसी आधार पर हमने देखा कि भाषा जो आपका परिवार के आधार पर जो वर्गीकरण है ये विश्व स्तर पर कहा जाता है कितनी भाषा परिवार है, तो हमने देखा कि 13 भाषा परिवार है विश्व में। और इन्हीं 13 भाषा परिवारों में ये जो 4 भाषा परिवार हैं इसका प्रभाव भारत में देखने को मिलता है। तो 4 भाषा परिवार का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है भारतीय भाषा परिवार का। भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का एक प्रकार से मिश्रित रूप है जिसको बोला जाता है भारतीय भाषा परिवार, इसका प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरा है आपका चीनी भाषा परिवार, दूसरा है आपका चीनी भाषा परिवार। चीनी भाषा परिवार के अंतर्गत जो है आपका जो नेपाल का जो क्षेत्र है और नेपाल से लगा हुआ जैसे मणिपुर है, नागालैंड है, इन क्षेत्रों में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है ये आपका चीनी भाषा परिवार है। एक है आपका द्रविड़ भाषा परिवार, मतलब भारत के साउथ रीजन में जो जिन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है जैसे तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है आदि जो क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर द्रविड़ भाषा परिवार का प्रभाव देखने को मिलता है। और चौथा है आपका मुंडा भाषा परिवार, ठीक है, एशियाटिक भाषा परिवार इसको कहा जाता है। ये मुंडा भाषा परिवार मतलब जो बिरसा मुंडा का क्षेत्र है, झारखंड का क्षेत्र, ठीक है, जहाँ पर कहा जाता है भोजपुरी है, बिहारी है, मैथिली है, संथाली है आदि जो भाषाएं हैं मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। तो ये 4 भाषा परिवार का प्रभाव भारत में देखने को मिला है। और सबसे ज़्यादा कहा जाता है लगभग 77% जो भारतीय भाषा परिवार का भारत में यूज किया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये भारतीय भाषा परिवार है। अब इसी भारतीय भाषा परिवार का संबंध एक प्रकार से कहा जाए तो इतिहास से जुड़ा है। और यहाँ पर हमको देखने मिला है कि जो भारतीय भाषा परिवार है यही कालांतर में, देखिए भारतीय भाषा परिवार कहने का मतलब यही है भारत और यूरोपीय भाषा परिवार, और भारत और यूरोपीय भाषा परिवार आगे चलकर भारत में क्या कहलाई, भारतीय आर्य भाषा परिवार। यही भारतीय आर्य भाषा परिवार को 2 भागों में देखते हैं हम, एक भारतीय भाषा और एक आता है आपका ईरानी भाषा, एक भारतीय भाषा और दूसरा ईरानी भाषा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वैदिक काल में आर्यों के आगमन से इस काल की शुरुआत हुई थी, और ये आर्य जिस भाषा का प्रयोग करते थे, ठीक है, इसी भाषा का नाम क्या था आपका संस्कृत।
तो संस्कृत के बारे में जैसे अगर पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, या सभी भाषाओं की जननी भाषा कौन सी है, ठीक है, भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, या सभी भाषाओं की जननी भाषा कौन सी है, तो आपको याद रखना है संस्कृत। ठीक है, संस्कृत की व्याकरण की रचना पाणिनि ने की थी, और एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अष्टाध्यायी। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि पाणिनि की पुस्तक का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है पाणिनि की पुस्तक का नाम जो है आपका अष्टाध्यायी है, जहाँ पर उन्होंने 8 अध्यायों के माध्यम से संस्कृत व्याकरण को की व्याख्या करने के बारे में जो है लिखा है। ठीक है, तो जो याद रखिएगा। तो संस्कृत के बाद में ये वैदिक काल की भाषा है, जो वैदिक काल जब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जिस काल की शुरुआत हुई उसको वैदिक काल कहते हैं, जहाँ पर वेद पुराण जो है, महाकाव्य है, जो उपनिषद है, ये सारे लिखे गए थे। तो उस समय जो भाषा का प्रयोग किया गया था वही कौन सी थी, आपका संस्कृत भाषा। और यहाँ पर देखा गया है कि जो लिपि का प्रयोग किया गया है वो ब्राह्मी लिपि था। तो सभी लिपियों की जननी लिपि ये ब्राह्मी लिपि को कहा जाता है। वर्तमान में भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है हिंदी है, और जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी है। तो हिंदी का विकास ऐसे ही नहीं हुआ, सबसे पहले संस्कृत भाषा का विकास हुआ। संस्कृत से आगे चलकर अगली भाषा जो प्रयोग में की गई साहित्यों में, उसका नाम था आपका पाली भाषा। आपको पता होगा यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित जो है साहित्यों की रचना हुई थी, जिसको जो है बौद्ध धर्म में हम पिटक कहते हैं। तो पिटकों की जो रचना हुई थी वहाँ पर जिस भाषा का प्रयोग हुआ था इसे कहते हैं कौन सी भाषा, आपका पाली भाषा। पाली भाषा के बाद में अगली जो भाषा आती है, ठीक है, इसे कहते हैं प्राकृत भाषा। अशोक के समय में जितने भी अभिलेख लिखे गए हैं, इसकी भाषा जो थी आपका प्राकृत भाषा थी। ठीक है, तो और अशोक ने अलग अलग लिपियों का प्रयोग किया था। तो देखिए संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत के बाद में इसी प्राकृत को तोड़ मरोड़ के जो है आपका प्रस्तुत किया गया, और वही भाषा क्या कहलाई, आपका अपभ्रंश भाषा कहलाई। ठीक है, मतलब प्राकृत भाषा का बिगड़ा हुआ रूप कहा जाता है इसको। ठीक है, प्राकृत भाषा का बिगड़ा हुआ रूप ही क्या था, आपका अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा के बाद में अपभ्रंश को भी जो है आपका बिगाड़ कर जब प्रस्तुत किया गया तो उस भाषा को कहा जाता है अवहट्ट भाषा। और अवहट्ट भाषा के बाद में जिस भाषा का विकास हुआ इस भाषा को कहते हैं हिंदी भाषा। तो डियर व्यूअर, ये जो सीक्वेंस है कि हिंदी भाषा का विकास किस क्रम में हुआ है, कभी कभी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है हिंदी का विकास सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद में पाली, पाली के बाद में प्राकृत, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद में अवहट्ट, और अवहट्ट के बाद में हिंदी। तो हिंदी का विकास इस प्रकार से आपका क्रम से हुआ है। और ये क्रम कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, क्रम को आगे पीछे करके दे देगा। तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा भाषा का प्रयोग कब कब हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आखिरी में जो है आपका कहा जाता है हिंदी भाषा का विकास हुआ है। अब हिंदी भाषा का विकास जैसे मैंने बताया कि अपभ्रंश भाषा से हुआ है। तो अपभ्रंश भाषाएं कहा जाता है 7 अलग अलग प्रकार की अपभ्रंश भाषाएं प्रयोग की जाती थी। जैसे इसमें जो है आपका सबसे पहला आता है सौरसेनी, सबसे पहला आता है सौरसेनी। सौरसेनी के बाद में अर्धमागधी, दूसरी अपभ्रंश भाषा। अर्धमागधी के बाद में मागधी, मागधी के बाद में खस, खस के बाद में प्राचा, प्राचा के बाद में पैसाची, और पैसाची के बाद में कहा जाता है आपका महाराष्ट्री। ठीक है, तो ये हिंदी के अंतर्गत कहा जाता है। ये जो है आपका 7 ये अपभ्रंश भाषाएं थी। इन 7 अपभ्रंश भाषाओं में कहा जाता है यहाँ पर सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी और खस, यहीं से कहा जाता है हिंदी भाषा का जन्म हुआ था, इन्हीं आपका अपभ्रंश भाषाओं से। और इन्हीं अपभ्रंश भाषाओं में जैसे सौरसेनी के अंतर्गत जो है आप हम पढ़ते हैं, आपका एक तो आता है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। दूसरा आता है आपका राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। इसके अंतर्गत आता है पूर्वी हिंदी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी। ठीक है, मागधी के अंतर्गत बिहारी हिंदी। ठीक है, और खस के अंतर्गत एक आता है आपका पहाड़ी हिंदी। तो अपभ्रंश भाषाओं में 7 अपभ्रंश भाषा हम जैसे देख रहे थे। तो यहाँ पर जैसे
पूर्वी हिंदी में 3 जो भाषाएं आती हैं, एक तो आपका अवधी आता है, एक आता है आपका छत्तीसगढ़ी और एक आता है आपका बघेली। क्लियर। तो इस प्रकार से 7 अपभ्रंश भाषाओं में हमने देखा कि हिंदी की जो उपभाषा है ये 5 अलग अलग उपभाषाओं से इसका विकास हुआ है, जिसमें एक आता है आपका राजस्थानी हिंदी जो राजस्थान रीजन में बोली जाती है हिंदी, और एक है आता है आपका पहाड़ी हिंदी, या पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत जो पहाड़ी एरिया जैसे आपका हिमाचल प्रदेश वगैरह में जो कुमायूनी है, गढ़वाली है, ये जो भाषा है ये भी हिंदी का ही आपका रूप है। एक आता है आपका पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज भाषा और आपका खड़ी बोली इसका प्रयोग किया जाता है, कन्नौजी है। ठीक है। एक आता है आपका बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी के अंतर्गत बिहार में जो बोली जाती है हिंदी। कुल मिलाकर कहा जाए तो अलग अलग भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो है भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जिसमें तकरीबन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो हिंदी भाषी राज्य हैं जहाँ पर हिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो यही भाषा का उद्भव और क्या है आपका विकास है। तो इसमें हमने क्या क्या चीज़ देखा, तो आपको पहला चीज़ याद रखना है कि भारत में 4 भाषा परिवार का प्रभाव देखने को मिलता है। इन 4 भाषा परिवारों में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है इसको बोलते हैं भारोपीय भाषा परिवार। तो पहला चीज़ यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, इसको आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि हिंदी का विकास किस क्रम में हुआ है, किस प्रकार से हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले संस्कृत हुआ, संस्कृत के बाद में पाली, पाली के बाद में प्राकृत, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद में अवहट्ट, अवहट्ट के बाद में हिंदी, इसका विकास हुआ है। क्लियर। इसके अलावा जैसे पूर्वी हिंदी जो भाषा है इसके अंतर्गत 3 बोलियाँ आती हैं, जैसे कि हम देखें हैं, एक तो अवधी आता है, एक आपका छत्तीसगढ़ी आता है जो हमारी छत्तीसगढ़ की भाषा है और बोली है, और एक आता है आपका बघेली। क्लियर। अब इसके बाद देखते हैं कि हिंदी जो भाषा हम कहते हैं, इस भाषा में हम पढ़ते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। क्लियर। दूसरा इसके अंतर्गत पढ़ते हैं कि भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ है। क्लियर। तो जैसा कि हम देखते हैं कि हिंदी एक हमारी क्या है भाषा है जिसका विकास किससे हुआ है, तो याद रखिएगा खड़ी बोली से हुआ है। पहला चीज आपको याद रखना है। मान लीजिए प्रश्न में आ गया कि हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है, तो याद रखना है आपका खड़ी बोली से। पहला प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। दूसरा, भाषा का जो विकास क्रम है, मतलब कोई भी भाषा किस प्रकार से ये भाषा का रूप धारण करती है, तो सबसे पहले कोई भाषा क्या बनती है आपकी, बोली रहती है। क्लियर। सबसे पहले क्या रहती है, ये बोली रहती है। बोली कहा जाए तो सीमित क्षेत्र में विचारों के आदान प्रदान करने का जो माध्यम होता है उसे हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। बोली के बाद में धीरे से जब इसका क्षेत्र विस्तार होता है, क्षेत्र में विस्तार होता है, तब उसे विभाषा कहते हैं, और यही विभाषा कालांतर में क्या कहलाती है, आपका भाषा कहलाती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हिंदी का विकास पहले बोली से हुआ है, और वही बोली कौन सी थी, आपका खड़ी बोली। खड़ी बोली धीरे धीरे उसका क्षेत्र विस्तार होते गया, वो विभाषा का रूप धारण की, और विभाषा के बाद में अगली जो आई कौन सी, आपकी भाषा। तो आपको यहाँ से 2-3 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अगला, यहाँ पर जैसे हम कहते हैं कि भाषा ये जो है भाष शब्द से बना है। एक बार वनडे एग्जाम में प्रश्न आया था कि भाषा किस धातु से बना है, तो भाषा जो है भाष धातु से बना है, याद रखिएगा। और स में हलंत रहेगा, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि पहले ऑप्शन में स में हलंत नहीं दिया रहेगा, ये भी हो सकता है, तो आपको इस चीज को याद रखना है। ठीक है। तो भाषा जो है किस धातु से बना है बोलेंगे तो भाष धातु से बना है, और इसी भाष धातु से बनने के कारण ये जो है भाषा को क्या कहते हैं, भाष धातु का अर्थ क्या होता है, आपका कहना या बोलना। जब भी आप किसी को कहते हैं, किसी को बोलते हैं, तो जिन मौलिक चिन्हों की आवश्यकता होती है उसे ही हम कहते हैं क्या, वर्ण। उसे ही क्या कहते हैं हम, वर्ण। ये वर्ण कहते हैं, इसी को अक्षर कहते हैं, इसी को ध्वनि कहते हैं। अलग अलग चीजों के बारे में है। कहा जाए तो ध्वनि भी वर्ण को ही कहते हैं, या अक्षर भी क्या कहते हैं, वर्ण को कहते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो मौखिक रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ठीक है। और लिखित रूप में कहा जाए तो वर्ण होती है, और एक आपका आता है क्या, अक्षर। क्लियर। तो यहाँ पर भाषा में हम 3 चीजें पढ़ते हैं। भाषा के 3 अंग हैं। पहला कहा जाता है वर्ण, पहला कहा जाता है वर्ण, दूसरा कहा जाता है शब्द, और तीसरा कहा जाता है क्या, वाक्य। 3 चीजें हैं। तो मान लीजिए एग्जाम में प्रश्न आया कि भाषा के कितने अंग हैं, भाषा के कितने अंग हैं, तो भाषा के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। पहला आता है वर्ण, दूसरा आता है शब्द, तीसरा आता है वाक्य। इस चीज को आपको याद रखना है। अगर पूछा जाएगा भाषा के कितने रूप हैं, क्लियर, भाषा के कितने रूप हैं,
तो रूप भी क्या होते हैं आपके? 3 होते हैं, याद रखिएगा। अगर कभी एग्जाम में पूछा गया तो भाषा के पहला रूप होता है आपका मौखिक रूप, भाषा का दूसरा रूप होता है लिखित रूप, और भाषा का तीसरा रूप होता है सांकेतिक रूप। ये भाषा के 3 रूप होते हैं, याद रखिएगा। 3 अंग कौन कौन से? पहला वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य। 3 रूप बोलेंगे तो पहला मौखिक रूप। मौखिक रूप मतलब जो बोलकर प्रकट किए जाते हैं, ठीक है, जो बोलकर प्रकट किए जाते हैं इसको कहते हैं मौखिक रूप। दूसरा आता है आपका लिखित रूप, जिसको लिखकर प्रकट किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? लिखित रूप कहेंगे। और तीसरा आता है सांकेतिक रूप, कुछ भाषाओं का प्रयोग संकेतों के माध्यम से किया जाता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? सांकेतिक रूप। तो ये जो है भाषा के 3 रूप होते हैं, आपको 3 रूपों को याद रखना है। पहला मौखिक रूप, दूसरा लिखित रूप, तीसरा सांकेतिक रूप। और 3 अंग होते हैं। 3 अंग में पहला वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य। अगर मान लीजिए पूछा जाएगा कि भाषा की क्या विशेषता होती है, तो कोई भी भाषा की 2 महत्वपूर्ण विशेषता होती है, याद रखिएगा। पहला, उस भाषा का एक लिपि रहता है। कोई भी बोली जब भाषा बनती है तो उसकी एक लिपि होती है। तो पहला याद रखना है आपको क्या? कि भाषा के एक लिपि होनी चाहिए, तभी वो भाषा बन सकती है। और दूसरा, उसका एक व्याकरण होता है। भाषा का क्या होता है? एक व्याकरण होता है। तो किसी भी बोली को भाषा बनने के लिए 2 फेज से गुजरना पड़ता है। पहला आता है आपका व्याकरण और दूसरा आता है आपका क्या? लिपि। जैसे हिंदी एक भाषा है, तो किस आधार पर भाषा है? तो भाषा इसलिए है क्योंकि हिंदी की एक लिपि है। इसी लिपि को हम देवनागरी लिपि के नाम से जानते हैं। और दूसरा आता है कि हिंदी का एक व्याकरण भी है। कामता प्रसाद गुरु, इनको जो है हिंदी व्याकरणाचार्य कहा जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। क्लियर? तो यहाँ पर 3 रूपों में पहला जो है आपका वर्ण, दूसरा जो है आपका शब्द, तीसरा जो है वाक्य। अब यहाँ पर प्रश्न किस प्रकार से आता है? तो देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर हम बात करें, भाषा की सबसे छोटी इकाई या लघुत्तम इकाई, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या लघुत्तम इकाई क्या होती है? तो आपको याद रखना है वर्ण। कभी वर्ण की जगह ध्वनि दिया रहेगा तो भी आपको ध्वनि को लेना है। वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं, वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। अक्षर का शाब्दिक अर्थ होता है अधन क्षर बराबर, जिसका क्षरण ना हो, जिसका विभाजन ना हो, उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। तो कुल मिलाकर वर्ण है, अक्षर है या ध्वनि है। अगर तीनों ऑप्शन दिया रहेगा तो चौथा दिया रहेगा उपरोक्त सभी, तो उसको लेना है। जहां भी उपरोक्त सभी आता है, इनमें से कोई नहीं आता है, थोड़ा सा आपको ऑप्शन को देख के ही आपको इसका आंसर लगाना है। क्लियर? इसमें धोखा नहीं खाना, याद रखिएगा। तो यहाँ पर भाषा की सबसे छोटी इकाई बोलेंगे तो क्या होती है? आपका वर्ण होती है। वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता, याद रखिएगा। कोई भी जो वर्ण है, जैसे हिंदी वर्णमाला में हम 52 वर्णों के बारे में पढ़ते हैं, तो इन वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता, याद रखिएगा। क्लियर? तो ये पहला चीज है वर्ण। वर्णों का ही सार्थक समूह जो होता है, वर्णों का जो सार्थक मेल होता है, ठीक है, उस मेल में सार्थकता होनी चाहिए। कोई भी वर्ण को मिलाकर आप शब्द नहीं बना सकते, वो निरर्थक शब्द बन जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर वर्णों का जब सार्थक मेल कराते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है? आपका शब्द कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है? और अर्थ के आधार पर मान लीजिए, अगर प्रश्न पूछने का तरीका अलग है, यहाँ पर अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? तो याद रखिएगा शब्द। शब्द क्यों? क्योंकि शब्द का अर्थ होता है, याद रखिएगा। क्लियर? अगर अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई बोलेंगे तो याद रखिएगा क्या होती है? शब्द होती है, क्योंकि इसका अर्थ नहीं होता। क्लियर? तीसरा आता है वाक्य। वाक्य कहा जाता है किसको? शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। कोई भी शब्द को मिला देंगे और अगर उसमें सार्थकता नहीं है तो वाक्य नहीं कराएगा, वो अशुद्ध वाक्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है? तो यहाँ पर शब्दों का जो सार्थक मेल है, इसे ही क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और ये भाषा की महत्तम इकाई होती है। 3 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर करा दिया है, मान के चलिए किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। पहला जो मैंने सबसे पहला प्रश्न क्या बताया कि भाषा के सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो याद रखिएगा वर्ण। दूसरा, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो शब्द। और तीसरा, भाषा की सबसे बड़ी इकाई, इसी को बोलते हैं महत्तम इकाई, क्या होती है? आपका वाक्य। 3 चीजें हैं, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और मैंने बताया कि भाषा किस धातु से बना है? याद रखेंगे किस धातु से बना है? भास धातु से बना है, इसको याद रखिएगा।
अब कभी कभी इसका अर्थ पूछ सकता है कि भाष धातु का अर्थ क्या होता है, तो कहना या बोलना, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए भावार्थ के आधार पर प्रश्न फिर पूछने का तरीका बदल गया, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करना है। भावार्थ के आधार पर वाक्य की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, याद रखिएगा वाक्य होती है, क्योंकि किसी भी वाक्य का क्या होता है, कोई ना कोई एक भावार्थ होता है। तो भावार्थ के आधार पर वाक्य की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, याद रखिएगा ये वाक्य होती है। तो यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन है जो एग्जाम पार्ट में पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी चीज को नहीं छोड़ना है, याद रखिएगा। क्लियर। अब इसके बाद देखिए एक एक करके आगे देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें हम पढ़े क्या कि वर्ण। अब वर्ण में जैसे हम पढ़ते हैं स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में। क्लियर। तो इसी वर्ण के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले इस वर्ण में हम पढ़ते हैं, एक तो आता है वर्ण और एक आता है क्या शब्द, वर्णमाला। क्लियर। अब वर्ण और वर्णमाला में क्या अंतर है, तो वर्ण मैंने बताया ऐसे चिन्ह जिनका प्रयोग किसी का को बोलने में किया जाता है या विचारों को प्रकट करने में किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता, ये याद रखिएगा। दूसरा आता है आपका वर्णमाला। तो वर्णमाला याद रखिएगा, ये वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है। विवर ध्यान दीजिएगा, वर्णों का क्या होता है, ये व्यवस्थित समूह होता है। पहला ही ऑप्शन दिया रहेगा कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, तो आपको उसको नहीं लगाना, याद रखिएगा। वर्णों के सिर्फ समूह को वर्णमाला नहीं कहते, किसको कहते हैं, एक व्यवस्थित एक अरेंज जो अल्फाबेट रहता है उसे ही क्या कहते हैं, आपका वर्णमाला कहते हैं। और क्योंकि ये जो वर्णमाला की जो व्यवस्था है, इसमें हम जैसे देखते हैं कि पहले आता है आपका कौन सा, स्वर वर्ण, और उसके बाद क्या आता है आपका व्यंजन वर्ण। एक व्यवस्था रहती है, एक अरेंज सीक्वेंस में रहता है, इसीलिए वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। पहला चीज जो यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछने का अलग अलग तरीका होता है। तो यहाँ पर जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल जो वर्णों की संख्या है ये कितनी है, 52, 52 याद रखिएगा, कुल वर्णों की संख्या। यहाँ पर कुछ नहीं बोला है। मान लीजिए सिर्फ प्रश्न पूछा रहेगा कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है, ऑप्शन में 52 लिखा रहेगा, वही उसी को आपको लगा देना है। इसके बाद आता है ये जो 52 वर्ण है, ये जो 52 वर्ण है, ये 52 वर्णों में देखिए 11 जो वर्ण है, 11 वर्ण क्या है आपके, स्वर वर्ण है। 11 वर्ण क्या है आपके, स्वर वर्ण है, ठीक है। और 33 जो वर्ण है ये क्या वर्ण है आपके, व्यंजन वर्ण है। तो दूसरा प्रश्न यहां से ये बन सकता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा कितनी है, 11 है। और 11 का ही गुणज है दोस्तों, याद रखिएगा 11 का ही गुणज कितना है, 33। तो याद करने की आवश्यकता नहीं है, याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको इस वीडियो को देखकर एक प्रकार से कंसंट्रेट होकर देखना है। तो एक बार आप वीडियो को देखोगे तो आराम से आपका याद हो जाएगा। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या 11 और व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, 33 है। अब यहाँ पर यही आता है, मान लीजिए एग्जाम में प्रश्न आया क्या, हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए मूल वर्णों की संख्या कितनी है, 44 है। 11 स्वर और 33 क्या है आपका व्यंजन। तो 11 और 33 को जोड़ देंगे, 11 33 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 44। यही मूल वर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा, यही क्या है, मूल वर्ण है। लेकिन अभी मैंने कहा कि 52 वर्ण होते हैं, तो और वर्ण कहां से आ गए, तो यहाँ पर देखिए 44 के बाद में यहाँ पर 2 अयोगवाह वर्ण रहते हैं। आगे बताऊंगा आपको, 2 क्या रहते हैं, अयोगवाह वर्ण रहते हैं। क्लियर। इसके बाद 2 द्विगुण वर्ण रहते हैं, ये सब के बारे में मैंने अभी आगे बताऊंगा। क्लियर। 2 अयोगवाह, 2 द्विगुण और 4 जो रहते हैं संयुक्त वर्ण रहते हैं। 4 जो है क्या रहते हैं, संयुक्त वर्ण रहते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो 44 + 4 = 48 और 48 + 4 = 52। तो इस प्रकार से 52 जो वर्ण है, अगर कुछ नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ पूछा रहेगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 52। अगर प्रश्न यह रहेगा कि मूल वर्णों की संख्या कितनी है, तो 44 याद रखिएगा, मिस्टेक नहीं करना है, जिसमें 11 स्वर वर्ण है और 33 क्या है आपका व्यंजन वर्ण है। इसके अलावा एक प्रश्न और आता है क्या, मानक वर्णों की संख्या कितनी है, स्टैंडर्ड जो अल्फाबेट है इसकी संख्या कितनी है। तो 4 वर्णों को यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। ये जो बिंदु है यहाँ पर इसे नियुक्ता कहते हैं, ये विदेशज शब्दों में प्रयोग होता है। जैसे आपने देखा होगा एक शब्द आता है
सजा और एक आता है सजा। झनकार के साथ में इस बिंदु वाले शब्द का उच्चारण किया जाता है, ठीक है। इसे नुक्ता चिन्ह कहते हैं, याद रखिए, अभी आगे बताऊंगा। क्लियर। तो ये जो उर्दू फारसी जो शब्द हैं, क्लियर, उर्दू फारसी जो शब्द हैं, यहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर ख है, ज है, फ है और अ, ठीक है। ये चार वर्णों को जोड़ देते हैं तो 52 और 4 कितना हो गया? 56। तो मान लीजिए आपके एग्जाम में प्रश्न आया क्या कि मानक वर्णों की संख्या कितनी है, तो 56। कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो 11। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो 33। मूल वर्णों की संख्या कितनी है, तो 44। इस प्रकार से यहां से 4 से 5 प्रश्न आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है और पूछा ही जाएगा। यहाँ से, यहाँ के अलावा और कहीं से प्रश्न नहीं बनते। हम कठिन प्रश्नों के पीछे पड़े रहते हैं, जबकि हमको सरल प्रश्न में ही अगर हम सही बनाते हैं तो वहीं पर हम स्कोर कर जाएंगे, याद रखिएगा। क्लियर। तो यहाँ पर ये वर्ण व्यवस्था है, इसी को वर्णमाला कहते हैं। इसको, इन वर्णों को पिरोया गया है, एक अरेंज फॉर्म में पिरोया गया है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब इन्हीं 52 वर्णों को हम 2 भागों में देखेंगे और इसका आधार है क्या? उच्चारण के आधार पर या प्रयोग के आधार पर। उच्चारण के आधार पर या प्रयोग के आधार पर वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। इसके 2 भेद हैं, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण, याद रखिएगा, ठीक है। किस आधार पर? देखिए यहां से प्रश्न एक और पूछा सकता है, क्या उच्चारण के आधार पर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं या प्रयोग के आधार पर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तो उच्चारण के आधार पर या प्रयोग के आधार पर वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, पहला होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। क्लियर। अब एक एक करके समझते चलेंगे कि स्वर वर्ण में क्या क्या चीजें आती हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और व्यंजन वर्ण में क्या क्या प्रश्न आते हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर। तो देखिए दोस्तों, आगे यहाँ पर स्वर वर्ण पहला आता है, क्या? स्वर वर्ण। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो मैंने बताया कितनी है, 11 है। क्लियर। अब यहां पर एक प्रश्न आता है कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण किसे कहते हैं? ठीक है। तो ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारण किए जाते हैं, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, इन्हीं वर्णों को क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पर दूसरे में क्या है? उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। या ऐसे वर्ण जो बिना किसी अवरोध के बाहर निकलते हैं, ऐसे वर्ण जो बिना किसी अवरोध के बाहर निकलते हैं, उन वर्णों को क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं, याद रखिएगा। तो देखिए प्रश्न यहां से भी एक आ सकता है, क्या आ सकता है? स्वर वर्ण के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला दे देगा इसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, दूसरा दे देगा इसमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, तीसरा दे देगा इसके उच्चारण के समय कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता, चौथा दे देगा उपरोक्त सभी सत्य है। तो जहां भी उपरोक्त सभी सत्य है, इस प्रकार का चीज है, तो अगर आप जान रहे हो तीनों ऑप्शन सही है, तब आप उसको उपरोक्त सभी को लगाना है, अदरवाइज यहाँ पर फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। तो 3 इसकी विशेषताएं हैं, पहला स्वतंत्र रूप से उच्चारण, दूसरा इसकी सहायता नहीं ली जाती, और तीसरा बिना अवरोध के बाहर निकलते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि 11 स्वर वर्ण होते हैं। अब कौन कौन से वर्ण होते हैं देखिए, हम पढ़ते हैं सबसे पहले आराम से, तो अ पहला है, दूसरा है आ, तीसरा है ई, चौथा है ई, पांचवा है उ, छठवां है उ, सातवां है री, आठवां है ए, नौवां है ऐ, 10वां है ओ और 11वां है औ। ये 11 जो वर्ण है, ये क्या 11 जो वर्ण है, इसे ही स्वर वर्ण कहा जाता है, याद रखिएगा। क्लियर। अब यहाँ पर 11 जो वर्ण है, यहाँ पर एक चीज देखा गया है, ठीक है, कि यहाँ पर ये जो री जो वर्ण है, ठीक है, ये जो री जो वर्ण है, ये कहा जाता है आपका लेखन की दृष्टि से यहाँ पर रखा गया है, लेकिन उच्चारण इसका र के माध्यम से किया जाता है। क्लियर। तो अगर पूछा जाएगा कि लेखन की दृष्टि से ये री स्वर वर्ण में शामिल है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से ये स्वर वर्ण में शामिल नहीं है, क्योंकि इसका उच्चारण र के माध्यम से किया जाता है, याद रखिएगा, पहला चीज। दूसरा, यहीं पर हम एक चीज देखते हैं, क्या मात्रा,
क्या? मात्रा। ठीक है, तो मात्रा कहने का मतलब उच्चारण काल, मात्रा कहने का मतलब उच्चारण काल। क्लियर? यहां पर देखिए मात्रा कहने का मतलब क्या है? उच्चारण काल। उच्चारण काल को ही क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। इनमें से अ एक ऐसा वर्ण है जिसकी मात्रा नहीं होती, तो मात्राओं की कुल संख्या अगर पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है कितनी है? 10। एक वर्ण ऐसा है अ जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसीलिए जब कोई वर्ण बिना अ के प्रयोग किया जाता है तब वहां पर हम एक चिन्ह लगाते हैं जिसको बोलते हैं हलंत का चिन्ह। एक चीज याद रखिएगा। क्लियर? दूसरा, ये जो अ वर्ण है इसके बिना कोई भी व्यंजन वर्ण हम नहीं लिख सकते। क्लियर? तो ये वर्ण सभी जगह प्रयोग किए जाते हैं, इसीलिए इस अ वर्ण को शहीद वर्ण या उदासीन वर्ण दो नामों से जाना जाता है। शहीद वर्ण इसलिए क्योंकि कहीं भी सभी जगह प्रायः इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा उदासीन वर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी मात्रा होती नहीं है। तो इन्हीं कारणों से इसको शहीद वर्ण या उदासीन वर्ण कहा जाता है, याद रखिएगा। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछ सकता है। क्या प्रश्न? इनमें से कौन सा उदासीन वर्ण है? 4 वर्ण दे देगा तो आपको याद रखना है अ वर्ण क्या है? उदासीन वर्ण है। दूसरा प्रश्न यह आ सकता है कि इनमें से कौन सा शहीद वर्ण के अंतर्गत आता है? तो आपको याद रखना है अ ये शहीद वर्ण के अंतर्गत आता है। क्लियर? इसके अलावा कुल मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13 ऐसा दे देगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। और मात्राओं को ही क्या नाम से जाना जाता है? उच्चारण काल। किस नाम से जाना जाता है? उच्चारण काल। उच्चारण काल मतलब ही क्या होता है? मात्रा मतलब उच्चारण में लगने वाला समय, उसे ही मात्रा कहते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो 11 वर्ण है ये स्वर वर्ण के अंतर्गत आते हैं। हम इसके बाद 2 वर्ण और पढ़ते हैं जिसमें एक आता है अम। ठीक है, अ में अम की मात्रा अम, और दूसरा आता है अहा। अम और अहा, ये अम और अहा। इस अम और अहा को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा इसे अयोगवाह कहा जाता है। कई एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आता है। कैसा प्रश्न? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना है 2। पहला है अम, दूसरा है अहा। ठीक है, अयोगवाह वर्ण को ही स्वर मिश्रित व्यंजन कहा जाता है। मान लीजिए अयोगवाह न देकर स्वर मिश्रित व्यंजन दे दिया तो आपको याद रखना है कि इसे ही स्वर मिश्रित व्यंजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है स्वर मिश्रित व्यंजन? कहने का मतलब एक ऐसा व्यंजन जिसमें स्वर शामिल है। तो यहाँ पर जैसे अम में अ और म, अ और म, अ मतलब स्वर, म मतलब व्यंजन, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? स्वर मिश्रित व्यंजन। अहा भी देखेंगे तो अहा में अ और ह, अ जो है स्वर है और